अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज़ द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा इस कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम ट्राई करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने की। तो सबसे पहले तो कुछ बात हो जाए फैराडे के बारे में कि फैराडे कौन था और उसने ये जो लॉ है वो किस तरीके से पेश किया है। तो फैराडे जो था ये एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एक पुअर फैमिली से इसका ताल्लुक था और ये इंग्लैंड में पैदा हुआ था। लेकिन ये कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि वो बहुत पुअर था तो इसलिए कहीं स्कूल वगैरह में या कॉलेज वगैरह में तो जा नहीं सकता था। तो बहुत छोटी एज में उसने कहीं जॉब स्टार्ट कर दी थी बुक बाइंडिंग शॉप पे। क्योंकि उसका स्पेसिफिक इंटरेस्ट था साइंस नॉलेज में, तो वो जो शॉप थी वहाँ पर साइंस की बुक्स यूजुअली आया करती थी बुक बाइंड होने के लिए। तो ये बुक्स बाइंड करता था, साथ में ही उन बुक्स को रीड भी करता था। तो हर बाउंड की जाने वाली, जो बाइंड की जाने वाली बुक थी, वो इसने रीड की होती थी और उसकी बेसिस पर फिर इसके फोर्सेस के कॉन्सेप्ट्स और इलेक्ट्रिक फोर्सेस के कॉन्सेप्ट और ये सारे के सारे डेवलप हो गए। आफ्टर सम टाइम उस वक्त एक साइंटिस्ट जो था, उसका नाम था डेवी, जो कि केमिस्ट्री का साइंटिस्ट था। फैराडे ने डेवी जो था उसको राइट किया, कुछ अरसे के बाद उसको अप्रोच किया और उसे ये कहा कि ये उसके पास कोई जॉब वगैरह लेना चाहता है असिस्टेंट की। जो हम्फ्री डेवी था वो रॉयल इंस्टीट्यूट में काम करता था और वहाँ पर इसने उसके पास जॉब ली। जॉब लेके ये उसकी लैब में उसके साथ काम करता रहा और वहाँ पर इसने जो अपने सारे कॉन्सेप्ट्स थे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले, ये डेवलप किए। क्योंकि इससे पहले तक हमें जो बात समझ में आती है ना, वो ये समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट है, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का कोई कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो फ़ैराडे है, इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट। इसने क्या किया, इसने वहाँ पर लेबॉरेटरी में जब ये काम करता रहा है, तो उस वक़्त इसने ये कॉन्सेप्ट, एक इसको आइडिया जो है वो जनरेट किया। वो ये था कि अगर किसी जगह पर मैग्नेटिक फ़ील्ड को आप चेंज कर दें, तो ड्यू टू दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ़ील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है वो प्रोड्यूस हो सकता है या ईएमएफ जनरेट हो सकती है। बहरहाल ये वहाँ पर उस साइंटिस्ट के पास काम करता रहा और कुछ अरसे के बाद इसको वहाँ अप्रेंटिसशिप मिल गई और उसके बाद इसने किसी जगह पर कोई कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर वो साइंटिस्ट जा रहा था, तो इसने कहा कि मैं भी अपना आइडिया जो है ना उसको प्रेज़ेंट करना चाहता हूँ। और वो आइडिया यही है कि अगर हम एक कॉइल लें वायर का और उसमें अगर हम मैग्नेटिक जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट लें और उसको उसके अंदर हम रिलेटिवली मूव करवाएँ, तो उसके नतीजे में क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगी। फाइनली जी उसने कहा ओके ठीक है, आप लोगों के सामने इसको प्रेज़ेंट करें। तो ये अपना वो सारा जो भी इसका apparatus वग़ैरह था, सारा कुछ लेके तो चला गया है वहाँ पर जी। अब बिल्कुल एक वो मजमा लगा हुआ है, लोग इकट्ठे हुए हैं, एक कॉन्फ्रेंस टाइप का सेटअप है और लोग बैठे हुए हैं और इसका आइडिया देखने के लिए। ऑल्दो कि वो इसको बिलीव नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये एक इंतहाई बकवास आइडिया है, हम नहीं इसके ऊपर बिलीव करते। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसने अपना आइडिया जी उनके सामने प्रेज़ेंट किया और कॉइल लिया इसने। जैसे आप सोलेनॉइड्स होते हैं, जो कॉइल होता है आपके पास, उसकी एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे ये बैंगल्स होती हैं ना हमारे पास, जिस तरह का उसका एक सेटअप होता है, एक सिलिंड्रिकल सा। तो इस तरीके से ही एक कॉइल लिया, कॉइल लेकर तो बार मैग्नेट को लेकर इसने उसमें से उसको पास करवाया है और टू एंड फ्रो मोशन उसकी परफ़ॉर्म करानी शुरू की। साथ में इसने उसके साथ अटैच किया हुआ था एक गैल्वानोमीटर। लेकिन हुआ ये कि जब इसने वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म किया, तो ईएमएफ जनरेट ही नहीं हुई। बहरहाल ये एक बड़ी इंसल्ट वाली बात थी कि इतना उसने एक आइडिया जनरेट किया। लोगों ने भी ख़ैर बड़ी बातें की कि भई ये तो हमें फ़ज़ूल में हमारा टाइम वेस्ट किया है। तो ख़ैर वहाँ से लोग चले गए और उसके बाद इसने फिर दोबारा उस आइडिया पे वर्क ऑन किया और इसको ये पता लगा कि असल में जो कॉइल्स की नंबर ऑफ कॉइल्स थे वो प्रॉपर नहीं थे। फिर इसने नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज़ किया और इसके अलावा दूसरा जो इसको आइडिया वहाँ से पता चला वो ये चला कि रिलेटिव मोशन जब तक रहेगी तब तक ईएमएफ जनरेट होती रहेगी। रिलेटिव मोशन जैसे ही खत्म हो जाएगी तो ईएमएफ भी जनरेट होना बंद हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा मैग्नेटिक, तब तक ही ईएमएफ जनरेट होती रहेगी।
तो अब हम आते हैं इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी की तरफ कि किस तरीके से इसका आइडिया क्या था जिसको किसने बाद में प्रूव कर लिया था और उसके बाद तो ये जिसको कहते हैं ना फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको कहा जाने लग गया फैराडे को और इसी की ये जो डिस्कवरी थी इसकी बेस पर फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोडक्शन जनरेशन प्रोपेगेशन और बहुत सारे जो इंडक्शन के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे आ जाते हैं जिसमें आपके पास जनरेटर्स मोटर्स मतलब आजकल जितनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं वो सारे इसी की बेस पर है और इवन दो इसी की ही ये डिस्कवरीज हैं जिनको लेकर हम आज जिस भी पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं साइंस में वो पहुंचे हुए हैं तो बहरहाल जो बेसिक आइडिया था बिहाइंड दैट वाज द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले देख लेते हैं क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक लूप है या कोई भी एरिया है और उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही हैं पर यूनिट एरिया उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं यहाँ पर जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये अगर हम एक कॉइल ले लें वायर का और उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया will be called as magnetic flux और यहाँ पर आप ये देखें कि this will be the angle between the area element and the magnetic field तो आप सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं कि this is the dot product of the magnetic field intensity and area of the coil फाइनली हम मैग्नेटिक फ्लक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं साथ में हम बी या एम को यूज कर लेते हैं अगर बी यूज करते हैं तो उसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है और एम जो है वो तो सिंपली मैग्नेटिक के लिए है ही और ये आपके पास आ जाता है बी ए कॉस थीटा यानी अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे एरिया ऑफ द लूप पे या क्वाइल पे या जिस वो कोई भी एरिया जिसमें से लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही हैं और साथ में एंगल पे एंगल हैज मच मोर इम्पोर्टेंस कि आपके पास जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या है आपके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया सेम डायरेक्शन में है एंगल 0 है तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये होगा कि कोई लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से नहीं गुजर रही हैं और अब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता और सेकेंडली मैग्नेटिक इंटेंसिटी की जैसे हमने बात की है तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसका बहुत हाई होना बहुत ज़रूरी है ज़्यादा फ्लक्स के लिए और अगर ये कम है तो फिर फ्लक्स भी कम होगा इसी तरीके से ये एरिया पे भी डिपेंडेंट है अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू अ सरफेस अगर किसी भी सरफेस में से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा अगर नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगा फाइनली अगर हम किसी आर्बिट्ररी शेप की बात कर लें या एक क्लोज लूप की बात कर लें और हम ये कहें कि कोई क्लोज लूप है जिसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और वो आर्बिट्ररी शेप की है तो उसकी फिर सरफेस को फाइंड आउट करने के लिए या वहां पर फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है कि हम उस पूरी सरफेस को छोटे छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं हर एरिया एलिमेंट जो है डीएस उसके क्रॉस हम फ्लक्स को मालूम कर लेते हैं बी डॉट डी एस करके और फिर जितने भी एरिया एलिमेंट हैं उन सबको हम करते हैं इंटीग्रेट टू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स तो इंटीग्रेट हम इसलिए करते हैं और छोटे हम क्यों लेते हैं ताकि आर्बिट्ररी सरफेस में हमें क्लियर नहीं है कि उनकी जो एरिया जो है वो किस शेप का है तो उस सारी शेप्स को इक्वलाइज करने के लिए या एक ही जैसी करने के लिए हम क्या करते हैं उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं और फाइनली हम हर पैच का जो फ्लक्स है उसको फिर काउंट करते हैं अलहदा से और उसको फिर कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेट कर लेते हैं ये आई होप सो यू पीपल आर वेल फेमिलियर विद कि कब हम इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं और कब हम डेरिवेशन का इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर जब हमारे पास बहुत बड़ा सा एरिया है जिसको हम छोटे छोटे पैचेस में डिस्क्रीट पैचेस में डिवाइड करते हैं तो फिर हम डेरिवेशन का इस्तेमाल करते हैं हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और यही जो डिस्क्रीट पैचेस हैं जब हम इनको इस तरीके से यूज करते हैं या ऐड करते हैं इसको हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं अगर हम डिस्क्रीटनेस में ऐड करेंगे तो वी विल टेक समेशन और जब हम इन स्मॉल पैचेस को इस तरीके से ऐड करते हैं कि हम ये कहते हैं कि उसके ऊपर एक लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि जो डिफरेंस है वो इतना स्मॉल है कि इट टेंड्स टू अप्रोच टू जीरो तो वही जो डिस्क्रीटनेस है वो कंटिन्यूअस बिहेवियर की तरफ चले जाती है और फिर हमारे पास जो समेशन है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है तो फाइनली ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन का साइन है ये हमें कंटिन्यूअस नेचर के बारे में बताता है और ये हमें बताता है कि अब जो डिफरेंस है पैचेस के दरमियान में वो इतना स्मॉल है कि हम उनको इग्नोर कर सकते हैं उनकी इंडिविजुअलिटी को या आइडेंटिटी को और हम अब कंटिन्यूअसली
वन लेवल से लेके इन्फिनिट लेवल तक सारा चल सकते हैं। तो दैट्स व्हाई अब हम स्टार्ट में हम क्या करते हैं कि हमने अगर एक आर्बिट्रेरी शेप ली है, उसके स्मॉल पैचेस बनाए हैं ताकि वहाँ पर जो एंगल्स हैं वो सेम हो सकें और वहाँ पर जो इफेक्ट है डिसकंटिन्यूटी का या फिर डिफरेंशिएशन का या फिर कोई उनका बिहेवियर चेंज है तो वो सारा का सारा इक्वलाइज हो सके, यूनिफॉर्मिटी आ सके। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, हर एरिया एलिमेंट के लिए फ्लक्स मालूम करते हैं, फिर उन सबको ऐड करते हैं और ये जो एडिशन है इसको हम इस तरीके से लेते हैं कि कंटिन्यूअस बिहेवियर में करने के लिए इनके दरमियान का जो इफेक्ट है, चेंज का इफेक्ट है उसको जीरो कर देते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा टी टी एस टेन टू अप्रोच टू जीरो, तो वही चीज हमारे पास इंटीग्रेशन बन जाती है और फाइनली टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाता है। अब हमने इसको किया हुआ था बहुत सारे पैचेस में डिवाइड ना, तो जब बहुत सारे पैचेस में किया तो हमारे पास बी डॉट डी ए आ गया और साथ में इंटीग्रेशन आ गई और ये टोटल फ्लक्स आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर भी फ्लक्स हमारे पास जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो एरिया पर करता है और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे करता है। अब आ जाते हैं फ्लक्स का आइडिया हमें हो गया। अब हम देखते हैं कि फैराडे ने कौन-कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो ये है फैराडे का वो बेसिक एक्सपेरिमेंट जो 1831 में उसने प्रोड्यूस किया था और उसने प्रपोज किया था ऑलमोस्ट सम 200 इयर्स बैक। तो उसने ये कहा था कि अगर आपके पास एक कॉइल है व्हिच इज़ अ वायर वाउंड कॉइल और उसको आप किसी वोल्टमीटर या फिर किसी गैल्वानोमीटर के साथ अटैच कर देते हैं एंड नाउ यू हैव दिस काइंड ऑफ बार मैग्नेट और आप इस बार मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव कराते हैं और अवे मूव कराते हैं, तो इसकी टू एंड फ्रो मोशन या रिलेटिव मोशन की वजह से ये जो नीडल है वोल्टमीटर पर ये मूव करे। जिसका इन अदर वर्ड्स मतलब क्या होगा कि आपके पास जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या आपके पास जनरेट हो रही है ईएमएफ। तो फाइनली ये डिपेंड किस पे करेगी कि ये जो रिलेटिव मोशन है ये किस टाइप की है। अब सेकेंडली अगर आप इस कॉइल में इस मैग्नेट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएं तो उसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हुई यानी बी की वैल्यू इंक्रीज हुई, एरिया सेम रहा, फ्लक्स चेंज हो गया, ईएमएफ देखें जनरेट हो गई, यहाँ पर आपको नजर आ रही है नीडल 0 से 10 की तरफ मूव करती। इसी तरीके से अगर आप इस मैग्नेट को डाउनवर्ड मूव करें तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगी यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम गुजरेंगी आप किसमें से, इस कॉइल में से, और फाइनली क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अगेन चेंज होगा और आपको ये नीडल फिर मूव करती नजर आएगी। लेकिन अगर आप इस मैग्नेट को बिल्कुल मूव ना करवाएं और इसको कॉइल में एज इट इज रखे दें तो फिर क्या होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है और सेम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की गुजर रही हैं कॉइल में से, तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में कोई भी फ्लक्स की चेंज ना होने की वजह से कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हो रही और ये आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पर कि जीरो है आपके पास जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग है यानी करंट जीरो है। तो फाइनली यहाँ से हमें पता चलता है कि आपके पास सिर्फ उस सूरत में ही ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है या जनरेट हो सकती है जब आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा होगा और ये मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ उस वक्त चेंज होता है व्हेन यू हैव relatively moving electric field। तो फाइनली हमारे पास मुख्तलिफ तरीके फैराडे ने अपनाए इस ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को चेक करने के लिए। पहला क्या था कि ही चेंज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल चेंज कर दिए जाएं तो उससे भी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू में फर्क पड़ता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है। सेकेंडली रिलेटिव स्पीड जो है मैग्नेट और कॉइल की चेंज कर दी जाए यानी कभी स्पीड बढ़ा दी जाए कभी आहिस्ता कर थोड़ी कर दी जाए तो उससे भी क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी ज्यादा गुजरेंगी कभी कम गुजरेंगी, तो उससे भी फिर आपके पास जो ईएमएफ जनरेट होगी वो होती रहेगी क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहा है। इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट चेंज करते हैं यानी एक दफा मैग्नेट जो है वो टुवर्ड्स कॉइल मूव कर रहा है, एक दफा अवे मूव कर रहा है, या कॉइल जो है वो मैग्नेट की तरफ मूव कर रहा है और एक दफा मैग्नेट से अवे मूव कर रहा है। तो इन सूरत हाल में भी क्या होता है, आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती रहती है और फाइनली यू गेट सम डिफ्लेक्शन ऑन द गैल्वानोमीटर। तो जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स आपको मिले वो आपके पास 4 टाइप के हैं। फर्स्ट क्या है कि गैल्वानोमीटर सिर्फ उस वक्त डिफ्लेक्शन शो करता है जब मैग्नेट और कॉइल रिलेटिव मोशन में होते हैं। सेकेंडली, ये जो डिफ्लेक्शन है ये ज़्यादा होगी जब रिलेटिव मोशन फास्टर होगी और जब ये स्लो होगी तो तब
जो डिफ्लेक्शन है वो कम होगी। इसी तरीके से जो डायरेक्शन है रिफ्लेक्शन की, उसकी वजह से पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी ये कि आप मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, तो आपको डिफ्लेक्शन पॉजिटिव साइड पे नज़र आएगी। अगर आप मैग्नेट को अवे मूव कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइड पे नज़र आ रही है नज़र आएगी। ये देखें, ये हमने इसको देखा भी था। ये देखें, जब आप मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव करा रहे हैं कॉइल, तो पॉजिटिव साइड पे डिफ्लेक्शन, और जब आप अवे मूव करा रहे हैं, डाउनवर्ड मूव करा रहे हैं, तो नेगेटिव साइड पे, यानी डायरेक्शन जो है मैग्नेट की, वो बहुत डिपेंड कर रही है कि आपके पास किस डायरेक्शन में आप मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन की भी डायरेक्शन आ रही है। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस उस टाइम तक यही था कि हम सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि किसी भी सूरत हाल में जब हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, ड्यूरिंग दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट हो रही है। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं था कि जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है डिफ्लेक्शन, ये पॉजिटिव जा रही है। वी वर जस्ट वांट टू प्रूव कि ये हमारे पास कुछ ना कुछ ईएमएफ जो है वो जनरेट हो रही है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट। इसी तरीके से फोर्थ जो हमें रिजल्ट मिला वो ये था कि जो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन है, इट चेंज बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते जाएंगे, उतना मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी और उतनी ही ये डिफ्लेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। फिर फैराडे ने 2-3 तरीके से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। एक तो ये किया कि जी कॉइल लिया और कॉइल में ये देखिए जी मैग्नेट को उसकी टुवर्ड मूव किया, वे मूव किया, और उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गई। सिमिलरली एक सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसमें क्या किया गया कि अब अगर आप मैग्नेट की बात नहीं कर रहे हैं, यू जस्ट नीड मैग्नेटिक फील्ड टू प्रूव दिस कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, मैग्नेट की बात नहीं हो रही। तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 2 कॉइल्स लिए गए, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। एक कॉइल को अटैच कर दिया गया सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ, और जैसे ही की को क्लोज किया गया, करंट इस कॉइल में फ्लो किया। उस करंट के चेंज करने की वजह से, मतलब जब तक यूनिफॉर्म करंट नहीं हो जाता ना, जीरो से फौरी तौर पे तो नहीं करंट मैक्सिमम हो जाता, पहले जीरो होता है, फिर जीरो से कुछ कुछ वैल्यूज बढ़ती हैं, और फिर फाइनली एक टाइम आता है कि वो करंट जो है अपनी स्टेडी वैल्यू अटेन कर लेता है। तो वो जो टाइम है जीरो से आई करंट होने के लिए, उस टाइम में करंट हर वक्त चेंज हो रहा है। ये करंट के चेंज होने की वजह से क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो हम एम्पियर लॉ में पढ़ चुके हैं कि जब किसी कॉइल में, किसी कंडक्टिंग कॉइल में करंट फ्लो करता है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो जब करंट चेंज होता रहेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसकी भी इंटेंसिटी चेंज होती रहेगी। तो ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज लिंक्ड मैग्नेटिकली विद द सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल के साथ ये लिंक्ड है, मतलब जो इसकी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो इसमें से गुजर रही हैं। तो जब फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस की वैल्यू चेंज हो रही है। जब वो चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में भी चेंज हो रहा है, और जिसकी वजह से इसमें जो हमने गैल्वानोमीटर अटैच किया है, वहां पर नीडल मूव करती है। यानी हमें नजर आता है कि ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द प्राइमरी कॉइल, वी गेट एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। इसी तरीके से फिर जब हम की को ओपन करते हैं, और जो स्टेडी करंट था उससे जीरो पर वो जब जाता है, तो एट वंस वो जीरो नहीं होता, इट बिकम स्लोली, ये स्लोली चेंज होता है और स्लोली ये जीरो हो जाता है। जब ग्रेजुअली वो डिक्रीज हो रहा है करंट, तो उस वक्त भी ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपके पास जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज होने से अगेन आपके पास इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। और ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि ईएमएफ 2 टाइम्स इंड्यूस होती है। एक उस वक्त जब आपके पास करंट चेंज हो रहा था इन द बिगिनिंग, स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए, और सेकेंडली जब आपने उसको ओपन कर लिया है और जो करंट की वैल्यू वो मैक्सिमम से स्मॉल वैल्यू या जीरो पर जा रही है, तो उस वक्त भी जो ईएमएफ है वो इसमें इंड्यूस हुई। फाइनली the decision, the result we got from the Faraday's law is that this is the change in magnetic flux, this is the change in magnetic field that causes the change in magnetic flux and that causes induced EMF. तो फाइनली चाहे आप मैग्नेट को मूव करवाएं, चाहे आप इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करें, in both cases you are changing the magnetic flux. So finally when you change the magnetic flux through a coil, you will get EMF induced in the coil। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये कहलाती है हमारे पास
एप्सिलॉन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारे पास लॉ है ये फैराडेज लॉ कहलाता है। और इसकी स्टेटमेंट फिर क्या बनती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन a coil having n number of turns is directly proportional to the EMF induced in the coil, and it is equal to the negative rate of change of magnetic flux. This negative sign show that जो EMF induce हो रही है, this is in the opposite direction. जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके ऑपोजिट ईएमएफ जनरेट होगी। ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करने के लिए है। अच्छा जी, अब यहाँ पर फिलहाल इसने लिखा हुआ जी डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी एज फॉर एज वी आर कंसर्न। अब हम जिस लेवल पर हैं ग्रेजुएट क्लासेस में, तो हम यहाँ पर लेंगे इसको डी फाइव बी बाई डी टी, मतलब दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ फाइव बी बाई डेरिवेटिव ऑफ टी। बेसिकली चीजें एक जैसी होती हैं, बस ये कि नोटेशंस जो हैं आप उनको चेंज करते रहते हैं। और फाइनली दिस ईएमएफ विल बी इक्वल टू एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil having n number of turns is equal to the negative rate of change of magnetic flux through that coil। और ये जो rate of change of magnetic flux है this will be d phi b by dt। और phi b यहाँ पर आपके पास पहले पढ़ चुके हैं b dot da और इंटेग्रल के साथ आएगा। अब जो इंड्यूस ईएमएफ है इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और ये जो फ्लक्स है दिस इज इक्वल टू बी और ए। क्योंकि ये चेंज होना है तो दिस देयर कैन बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और here can be a change in the area, और here can be a change in both। लेकिन वो चेंज ऐसी होनी चाहिए कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो। ये ना हो कि ये दोनों तो चेंज हो रहे हैं लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। और थर्डली आपके पास ये डिपेंड कर रहा है cos थीटा एंगल पर। यूनिट्स जो है इसके वेबर होते हैं। दिस इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इसके यूनिट्स की, तो आमतौर पर वेबर को ही हम इस्तेमाल करते हैं। वन लूप के लिए हम इसको माइनस डी फाइव बी बाई डी टी लिखेंगे और एन लूप्स के लिए माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी लिखेंगे। अब यहाँ पर ये आपको एक फ्लक्स के लिए ड्राइंग शो की गई है कि ये अगर आपके पास कोई एरिया है, दिस इज इट्स एल साइड, दिस इज अगेन एल साइड, और इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनाएंगे आप। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाएंगे फर्स्ट कंपोनेंट, उसके बाद हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली उसमें सेकंड कंपोनेंट ऐड होगा। और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि बी परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है दिस इज इन द सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर ऑफ द एरिया। क्योंकि एरिया का जो डायरेक्शन होती है इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, तो बी परपेंडिकुलर और ए जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, और इसलिए हम इसी को लेंगे और बी पैरेलल वाले कंपोनेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के क्या तरीके हो सकते हैं। ये क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है और ये इनवर्ड होता है यूजुअली, और हम ये कहते हैं कि अगर इसमें हमने एक कॉइल को रखा है और हम इस कॉइल का एरिया चेंज कर दें, जब हम इसका एरिया चेंज करेंगे तो उससे भी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही हैं वो कम या ज्यादा हो जाएंगी। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि हम इसमें जो एंगल इसका चेंज कर दें, यानी ये है कि हम इस लूप को इसमें रोटेट करना शुरू कर दें। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इस एंगल में देखें ज्यादा सारा मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है, और जब इस डायरेक्शन में आएगा ये 90 डिग्री पे, तो इसमें से कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं गुजर रही है, तो फाइनली फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और इन बिटवीन कंडीशन में अगर इसको रोटेट करते जा रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या है इसमें फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होंगी, तो आपके पास ऑटोमेटिकली फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी। सिमिलरली अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है इसमें देखें आप कोई लाइंस नहीं गुजर रही हैं, थीटा 90 डिग्री है तो फ्लक्स जीरो है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 है तो फ्लक्स की कुछ ना वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम हो गई है और फाइनली फ्लक्स मैक्सिमम है। और इस सारी कंडीशन के दरमियान में जो वैल्यूज हैं वो फ्लक्स की चेंज होती रहेंगी और ईएमएफ इंड्यूस होता ही रहेगी। अब जब ईएमएफ इंड्यूस होती है उसकी जो डायरेक्शन है वो एक अहम पॉइंट है हमारे लिए, कि आमतौर पर वो जो डायरेक्शन ईएमएफ की वजह से इंड्यूस हो रही है, जो ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल करंट। और ये आइडिया किसने दिया था, ये लेंस ने दिया था
हेनरिच लेंज वाज द साइंटिस्ट। उसने 1834 में एक आइडिया प्रेजेंट किया था फेराडे लॉ के अकॉर्डिंगली। और ये बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि फेराडे ने ईएमएफ के बारे में आइडिया दिया था, जबकि जो लेंज़'s लॉ है इट डील्स विद द करंट। लेंज़'s लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस करंट है दिस इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द चेंज दैट कॉजेज इट। मतलब जिस वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है, उस वजह को ही अपोज करेगा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डाउनवर्ड है और इसकी वजह से कोई इंड्यूस करंट जो है वो पैदा हो रहा है, तो इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में होगी कि ये अपोज करेगी उस चेंज को जिसकी वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुआ है। और सेकेंडली जो लेंज़'s लॉ है वो आपको बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। अगर किसी जगह पे ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से ये जो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो किसी वजह से डिक्रीज हो रहा है तो जो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो ये आपके पास सारा कुछ लेंज़'s लॉ में आएगा। लेंज़'s लॉ के बारे में हम इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ फैराडे लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। और दूसरा अब मैं जाना चाह रही हूँ इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातों की तरफ, यानी मैं देखना चाह रही हूँ कि फैराडे लॉ का आपको फ़ायदा क्या है या फैराडे लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो फैराडे लॉ की जो एप्लीकेशंस आपके पास आती हैं वो काउंटलेस है। मतलब आपके पास ये जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं फैराडे लॉ की, आपको आजकल इर्द-गिर्द हर जगह ही वो नज़र आ रही हैं, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी बहुत फार रीचिंग है। आपको नज़र आती है कि इंडक्शन जो है वो इंडस्ट्री में, मेडिकल में, टेक्नोलॉजी में, हर जगह पर उसकी कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की तरफ। जो बेसिक इसकी एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स और मोटर्स हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है जनाब कि आपके पास ये देखें एक कॉइल होता है, और कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसको एक्सटर्नली रोटेट करवाते हैं। जब आप मैकेनिकली उसको रोटेट करवाते हैं तो फिर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है और फाइनली हम उसको यूटिलाइज करते हैं। सिमिलरली आपके पास यही इसमें ये बताया गया है कि आप बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये आपके पास कुछ नज़र आ रहा है सिग्नल। अच्छा जी। इस तरीके से जब आप कॉइल को रोटेट कर रहे हैं 0 डिग्री पे या 90 पे, 180 पे, 270 पे, 360 पे, तो फाइनली आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का एक सिग्नल जो है वो डेवलप हो रहा है। आपके पास ईएमएफ जनरेट हो रही है जो कि अल्टरनेटिंग नेचर की है। सेकेंडली इसकी एप्लीकेशन है इंडक्शन स्टोव की। इंडक्शन स्टोव आप देखें ये बेसिकली क्या होता है, वो जो आप इलेक्ट्रिक स्टोव्स या इलेक्ट्रिक चूल्हे की बात करते हैं, ये भी आपके पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक एग्जांपल है। यानी इसमें क्या होता है कि आपके पास ये जो पूरा का पूरा सेटअप है, इसमें इसमें जो है एसी करंट जो है आप कॉइल में जब भेजते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। ये हीट एनर्जी क्या करती है कि आपके पास जो भी बर्तन वगैरह आप यूज़ करते हैं, आमतौर पर आपने वो यूज़ करना होता है फेराइट मटेरियल का, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स को जिसके ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो सके। फाइनली क्या होता है इसके नतीजे में, जो आपके पास बॉटम ऑफ द पैन है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है, यानी करंट का हीटिंग इफेक्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है, और उसके नतीजे में जो खाना है वो हमारा पक सकता है और वो बॉयल हो सकता है। और फाइनली यहाँ पर जो है इंडक्टिव कुकिंग ये डिपेंड करती है कि कंटेनर का साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी पोजीशनिंग क्या है, किस तरीके से आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। और आम तौर पर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से आप लेते हैं, और आई होप सो कि आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मतलब पढ़ा हुआ है कि ये कौन से मटेरियल्स हैं। ये वो मटेरियल्स हैं जिसके अंदर जो एक दफ़ा आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, और इसके अंदर क्या होता है जो स्पिन्स हैं वो अलाइन हो जाती हैं। और इस केस में आमतौर पर स्टील है, आयरन है और स्टेनलेस स्टील है वो आप यूज़ करते हैं। और ये
जब आप इन यूटेंसिल्स को यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो करंट के इफेक्ट्स हैं उसको मैग्नेटिक इफेक्ट में और मैग्नेटिक इफेक्ट को फर्दर हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर्स की है। ट्रांसफार्मर्स एक ऐसे डिवाइसेस हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, आपके पास 2 कॉइल्स होते हैं, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन का जो आप मेथड है, ये जो फिनोमेना है उसको यूज़ करते हैं कि प्राइमरी कॉइल को जो इनपुट दी जाती है वो मैग्नेटिकली लिंक्ड होता है सेकेंडरी कॉइल से और फाइनली आप जो है इस सॉरी, अल्टरनेटिंग करंट को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं by changing the number of coils of primary और secondary coils. नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो स्टेप अप और स्टेप डाउन हो जाएगा और फाइनली जो आप इलेक्ट्रिसिटी की फार रीचिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप कर सकते हैं। घरों में आप उसको स्टेप डाउन कर लेते हैं, बाहर से आता है तो स्टेप अप होके आता है। पावर लॉसेस से बचने के लिए आप ये सारे काम कर रहे होते हैं। सिमिलरली आपके पास इलेक्ट्रिकल गिटार जो है वो भी एक इसकी एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक गिटार में क्या होता है कि ये जो वायर्स हैं आपके पास ये भी मटेरियल की बनी हुई है, मैग्नेटिक मटेरियल की, और इसके अंदर जो सारी असेंबली है वो भी कुछ इस तरीके से यूनाइटेड होती है कि ये आपके पास पिकअप कॉइल्स होते हैं और ये मैग्नेट के ऊपर आपने इसको किया हुआ है वाउंड। फाइनली जब आप जिस जगह से भी मैग्नेटाइज स्ट्रिंग को हिलाते हैं तो इसके हिलाने की वजह से क्या होता है कि ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ डिस्टर्ब होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्टर्ब होंगी तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी डिस्टर्ब होगी। आपने इस सारे के सारे जो सेटअप है इसको अटैच किया हुआ है किसी एम्पलीफायर के साथ और फाइनली क्या होता है कि जब जैसे ही यहाँ पर स्ट्रिंग को मूव कराने की वजह से आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ। वो जो करंट है वो एम्पलीफायर के साथ सेटअप है। एम्पलीफायर क्या करता है, इस करंट को लेता है और इस करंट को एम्पलीफाई करता है और इसको चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है साउंड वेव में। तो इन दिस वे हमें जो है गिटार के जरिए हम फिर सुन सकते हैं जो भी म्यूजिक वगैरह हम सुनना चाहते हैं। इसके अलावा फ्लैश लाइट जो है ये भी एक इसकी एग्जांपल है। फ्लैश लाइट में क्या होता है कि आपके पास ये देखें ये मैग्नेटिक कॉइल है और जैसे ही आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से ईएमएफ जनरेट होती है और ईएमएफ के जनरेट होने की वजह से फाइनली ये बल्ब जो है ये ग्लो करता है। तो ये आपके पास कुछ एप्लीकेशंस हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कि किस तरीके से आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के जरिए ईएमएफ इंड्यूस करते हैं और वो ईएमएफ जो है आप उसको यूज कर पाते हैं।